relation between linear velocity and angular velocity. अब देखो ये लीनियर और एंगुलर निकालने में हम लोग सबसे सिंपल केस लेते हैं कि कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। मान लो एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मतलब कि सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट कवर करता हो। जैसे ये मान लो पार्टिकल यहाँ है और एक पार्टिकल यहाँ P1 पॉइंट है, P1 पॉइंट से ये P2 पॉइंट पे चला गया और ये यूनिफॉर्मली चल रहा है, मतलब कि इसका ये जो होगा वेलोसिटी होगा वो कांस्टेंट होगा। अभी मान लो v1 वेलोसिटी है यहाँ पे और यहाँ जाएगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी हो जाएगा v2। तो v1 v2 वेक्टर है इसलिए डिफरेंट हम लिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ये मान लो बीच में इसका सेंटर बनाते हैं और सेंटर से शुरू में इसका जो रेडियस वेक्टर है वो r1 है और बाद में है r2, दिस इज r2। तो r2 r1 भी एक्चुअली में उसका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। बस इतना ही चीज लेते हैं और दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा ले लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये मान लो डेल्टा थीटा कर देते हैं, डेल्टा थीटा। अब जो पार्टिकल है P1 से P2 पर गया है और P1 से P2 पर जाने में मान लो उसको t टाइम लगा है, या फिर उसको डेल्टा t लिख देते हैं। T1 टाइम पे यहाँ पे था और T2 टाइम पे यहाँ पे था। T1 से T2 गया तो T2 माइनस T1 करेंगे जब, तो ये हो जाएगा डेल्टा t। अब हम लोग इसको डिराइव करने के लिए यहाँ इक्वेशन सारा लिखते हैं अपना। यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर r1 जो पोजीशन वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर r2 इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको r एज्यूम कर लेते हैं, एंड वेक्टर v1 इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर v2 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, इसको v एज्यूम कर लेते हैं। ये लाइन समझ में आया दोनों? यस सर। यस सर। यहाँ लिख देते हैं लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड लिख देते हैं। लेट अ पार्टिकल बी मूविंग इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट या यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद ये सारा क्वांटिटी हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे देखो जो हम बताए थे कल कि यहाँ से यहाँ तक का आर्क लेंथ लिखना हो, इसको हम लोग आर्क बोले थे, ARC। अब आर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मान लो हम लोग यहाँ लिखते हैं आर्क P1 P2 इज इक्वल टू, उसको हम लोग L इज इक्वल टू R थीटा लिखे थे ना कल। यहाँ पे देखोगे, देखो L इज इक्वल टू R थीटा है, यहाँ से यहाँ वाला L है तो इसको हम लोग R थीटा लिख दिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं आर्क P1 इज इक्वल टू L थीटा या R थीटा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब देखो अब दूसरा हम लोग लिखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम लिखते थे, या यहाँ पे लिख देते हैं ऑल्सो आर्क P1 P2, ये हम लोग डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस हो जाता है स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे v कर दो और इंटू T2 माइनस T1 कर दो इज इक्वल टू v डेल्टा t। और यहाँ पे जो हम लोग थीटा लिखे हैं इसको डेल्टा थीटा एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि बीच में जो एंगल हम लोग लिए थे डेल्टा थीटा ही लिए थे। ये वाला हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 कैसे लिखे हैं पता चला? सिंस डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम।
Yes, sir. Yes, sir. यस ये सर। हो गया सेकेंड इक्वेशन हमारा। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन तो इक्वल ही है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड टू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, आर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू वी डेल्टा V टी। delta T. Delta T. अब देखो यहाँ पे डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को एक तरफ कर लेते हैं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया ना। अब ये जो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, ये कुछ क्वांटिटी याद आ रहा है इससे, इसी को हम लोग ओमेगा एवरेज बोलते थे ना। Omega, sir. Omega. हाँ, Yes, sir. तो इसको हम लोग यहाँ पे ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा। और यहाँ पे ओमेगा एवरेज लिखते हैं या फिर ओमेगा ही लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो मोशन है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो अगर कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो आप या तो छोटा इंटरवल लो या बड़ा इंटरवल लो, दोनों में सेम ही आने वाला है वैल्यू डिवीजन करने के बाद। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर हो गया, ये एक रिलेशन हो गया, या फिर इक्वल टू वी इक्वल टू ओमेगा आर, ऐसे रिलेशन एक बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिलेशन आया, इसमें हम लोग यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, और ये वाला है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग डिराइव क्या कर रहे थे, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो यही रिलेशन आ गया आपका कि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा हो, तो अगर इसका आपको थीटा दे दिया जाए कि इतना थीटा इतने टाइम में कवर करता है, तो आप ये बता सकते हो कि ये कितना स्पीड से चल रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक रिलेशन। अब इस रिलेशन से हम लोग इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं, उसको यहां बनाते हैं। देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिखते हैं, या फिर टाइम इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये फॉर्मूला ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मान लो चल रहा है, ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो यहां से यहां शुरू किया और यहां पर पहुंचा, तो इसको कितना टाइम लगेगा, एक टाइम पीरियड लगेगा, वन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का डेफिनेशन लिखाए थे ऊपर, टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, नहीं लिखाए थे। देखो टाइम पीरियड बोलते हैं कि जो टाइम में कोई भी पार्टिकल एक सर्कल पूरा कर ले, टाइम पीरियड इज इक्वल टू द टाइम in which particle completes, या पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर मोशन या ऑसिलेटिंग पार्टिकल completes one, यहां लिख देते हैं इन विच अ पार्टिकल गोइंग इन पीरियोडिक मोशन लिख देते हैं, गोइंग इन पीरियोडिक मोशन completes one cycle। वन साइकिल कहने का मतलब हुआ कि उसका ऑसिलेशन वहां पे रिपीट होता हो। जैसे कोई पेंडुलम है मान लो, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता है, तो ये यहां से शुरू हो, यहां जाए, फिर यहां जाए और फिर यहां आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे वन ऑसिलेशन हो गया इसका। तो वो पेंडुलम का एग्जाम्पल हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है आपका। मान लो ऐसे ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है और यहाँ पे कोई मास है, तो ये भी ऑसिलेट करता है ऐसे ऐसे, तो ये शुरू करे यहाँ से और जाए वापस और फिर से यहीं पे आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि एक ऑसिलेशन हो गया इसका। तो ये सारा ऑसिलेटरी मोशन का एग्जाम्पल हो गया, और ऑसिलेटरी का ना होके सर्कुलर मोशन भी हो सकता था। ये सर्कुलर पाथ है मान लो,
ऐसा सर्कुलर पाथ है और ये कोई पार्टिकल है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से चल के और फिर से यहीं पे आ जाए तो ये हो जाएगा 1 ऑसिलेशन, यहाँ हो जाएगा 1 साइकिल, ये भी हो गया 1 साइकिल और ये भी हो गया 1 साइकिल। तो 1 साइकिल में जो भी टाइम लगता है उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। इसको सिर्फ टाइम पीरियड यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया टाइम पीरियड का डेफिनेशन और इसको हम लोग डिनोट करते हैं टी से, यहाँ लिख देते हैं टी। अब देखो डिस्टेंस बाय स्पीड यहाँ हम लिख रहे हैं, तो कोई भी पार्टिकल एक सर्कल मान लो यहाँ पे पूरा कर रहा है, तो एक सर्कल में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताइए। ये मान लो यहाँ पे यहाँ से ऐसे थीटा लिखते हैं, तो एक सर्कल में थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360 सर। हाँ 360 डिग्री और उसको 360 हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर ये लिखना चाहें कि ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तो सर्कल का सरकमफेरेंस लिखना पड़ेगा। तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर हो 2 पाई गया आर डिवाइडेड बाय स्पीड, मान लो v वेलोसिटी है और ये टाइम कितना लगेगा, एक टाइम पीरियड लगेगा, तो उसको t से डिनोट कर देते हैं। तो ये आपका t का फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर अपॉन v। ठीक है, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का, कोई भी पार्टिकल सर्कल में जा रहा है तो उसका। म्यूट हो जाओ। ये हो गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद हम लोग फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी 1 बाई हो जाता है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिफाइन करते हैं कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड बाय अ पीरियोडिक मोशन इन 1 सेकेंड या पर यूनिट टाइम। द नंबर ऑफ सर ऑसिलेशन, मेरा बार बार कट रहा है द सर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, हाँ सुन लिए हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते हम। परफॉर्म्ड बाय अ पार्टिकल, बाय अ ऑसिलेटिंग पार्टिकल या फिर बाय अ पार्टिकल गोइंग इन सर्कुलर मोशन performing periodic motion पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम कहने का मतलब हुआ कि अगर ऐसा यूनिट में लेते हैं तो पर सेकंड लिखेंगे। पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं वो एफ से उसको डिनोट करते हैं और ये हो जाता है 1 अपॉन टी। ये हो गया। तो कोई भी पार्टिकल जो है वो सर्कुलर मोशन में अगर जा रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी हम लोग इसको 1 बाई टी लिख सकते हैं। तो एफ उस केस में कितना हो जाएगा, यहाँ लिखे थे 2 पाई आर बाई वी, तो यहाँ पे v बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं, v अपॉन 2 पाई आर। अब देखो ये हम लोग इसलिए लिख रहे हैं कि एक और चीज यहाँ से लिखना था जो अभी तक हम लोग नहीं लिखे हैं। देखो यहाँ पे जो v बाई आर है, ये वाला v है और ये वाला r है, तो v बाई आर यहाँ पे भी था, तो v बाई आर को हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं ना। तो v बाई आर को अगर ओमेगा अगर लिखोगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल फॉर्मूला वो हो जाएगा t इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ये आपका एक सर्कुलर में ज़्यादा काम आता है। ठीक है, और सिमिलरली जब फ्रीक्वेंसी का लिखोगे तो यहाँ पे भी v बाई आर दिख रहा है इसको, तो इसको ओमेगा बाई 2 पाई कर देंगे। यहाँ लिख दोगे सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, बोलो। सर तो v बाई आर को ना ओमेगा लिखते हो, ऊपर वाले में r बाई v है। हाँ तो वो नीचे कर देंगे, ये जो r है ना उसको नीचे मान लो, ऐसे लिख सकते हैं ना 2 पाई डिवाइडेड बाई v बाई आर, टी इज इक्वल टू, ये वाला और ये वाला इक्वेशन सेम है ना, यस समझ सर। में आया?
तो v बाई आर को नीचे ओमेगा लिख दिए हैं, आर क्योंकि ऊपर जाएगा तो वही चीज हो जाएगा। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया, ये वाला याद रखना और नीचे ये वाला याद रखना सर्कुलर मोशन में। ये हो गया टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन निकालते हैं। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। अब इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे कि जो पहले जो फॉर्मूला लाए थे v इक्वल टू ओमेगा आर, इसको हम लोग यूज करने वाले हैं। बाय फॉर्मूला वी कैन राइट या फिर फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी वी कैन राइट लिख दो तो ज्यादा सही रहेगा। फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन linear velocity and angular velocity we can write, क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है ना। अब बस यहीं से हम लोग को आगे चलना है। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लो। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन वंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं। with respect to time we get, डिफरेंशिएशन पढ़े हो आप लोग? यस सर। डी बाई डी टी। यस सर। अच्छा, तो डी बाई डी टी, अब मान लो डी बाई डी एक्स करते हैं, कोई भी क्वांटिटी u इंटू वी रहे तो इसका क्या हो जाता है बताइए? u डैश v प्लस v डैश u। हाँ ठीक है, तो बस वही हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डी वी डिवाइडेड बाई डी टी इज इक्वल टू डी ओमेगा आर का करेंगे डिफरेंशिएशन डी टी से। तो अब यहाँ पे जो ओमेगा आर है इसी को हम लोग को u और v के तरह ट्रीट करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो पहले हम लोग ओमेगा को बाहर कर देते हैं या फिर r लिख देते हैं, या ऐसे ही लिखते हैं r डी ओमेगा बाई डी टी प्लस, अब फिर ओमेगा बाहर निकल जाएगा, डी आर बाई डी टी हो जाएगा। सही लग रहा है ना ये? अब देखो यहाँ पे जो डी वी बाई डी टी है इसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ये एक्सेलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन था। अब इसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। यहाँ पे तो r का r रह जाएगा और डी ओमेगा बाई डी टी को क्या लिख सकते हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ डी ओमेगा बाई डी टी लिखे थे ना, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी को लिखना है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब डी ओमेगा बाई डी टी को यहाँ पे लिखते हैं अल्फा, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, प्लस ओमेगा कर दिए। और देखो ये डी आर बाई डी टी है, तो डी आर, आर क्या है यहाँ पे? कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा था तो वो उसका रेडियस ही था ना आर। तो रेडियस तो चेंज हो ही नहीं रहा है, कभी यहाँ पार्टिकल जाए यहाँ जाए, हर जगह आर उतना ही रहता है। तो आर अगर कांस्टेंट है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ ये हो जाएगा 0, ओमेगा इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं सिंस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। सर वो प्लस ओमेगा डी आर बाई डी टी, सर वो नहीं समझ में आया। वो हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज किए हैं। एक मिनट, देखो कोई भी क्वांटिटी हो u इंटू वी और उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें किसी ये इसमें, अगर u इंटू वी का करें
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यू डैश इंटू वी कर देते हैं प्लस वी डैश इंटू यू, और ये डैश का मतलब है कि उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, डी वाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन आप लोग के है क्या मैथमेटिक्स 1 में? हाँ सर। क्लास चल रहा है उसका? नो सर, नेक्स्ट सेमेस्टर में है। अच्छा, अभी नहीं हो रहा है। सर। पुरुषोत्तम सर तो ले रहे थे ना, लेकिन अच्छा तो रीमा मैम रीमा पढ़ा। मैम का है। हाँ ठीक है, डीवी और बाई डी पढ़ना एक्स। पड़ेगा सर फिजिक्स पढ़ने के लिए। हाँ, यूट्यूब से आप लोग पढ़ लेना, बेसिक जो भी होगा। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो ये यूज करने के बाद हम लोग ये लिख दिए, और यहाँ पे सारा रिलेशन लिख देते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू अल्फा लिखे हैं हम लोग, और डी आर बाई डी टी को हम लोग 0 किए हैं इस वाले में। अब इसके बाद हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स आर, यही आपका इक्वेशन बन जाता है। इसको यहाँ तो 1 दिए है ना, तो यहाँ 2 ले लेते हैं। इक्वेशन 2, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन एंड लीनियर एक्सेलरेशन। ये हो गया लीनियर, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोनों डेरिवेशन हो गया आपका लीनियर और एंगुलर के बीच में, और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में भी। अब ये दोनों हो जाने के बाद हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन में जो फोर्स लगता है वो पढ़ते हैं, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो देखो, कोई भी सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ये पार्टिकल है मान लो, और ये सर्कल में जा रहा है, तो इस पे बहुत सारा फोर्स लग सकता है। तो उन सारे फोर्स में जो भी सेंटर के अलोंग लगता है, ये जहाँ मान लो पार्टिकल है और इस पे 2 फोर्स लग रहा है, बहुत सारा फोर्स लग सकता है एक्चुअली, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है। तो जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ और सेंटर से बाहर, तो उन सारे फोर्सेस को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपेटल में कैटेगराइज करते हैं। ये सारा फोर्स छोड़ दो और अंदर और बाहर वाला देखो, तो इसको अंदर वाले को हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल, और ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। नहीं समझे सर। देखो, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा हो तो उस पर बहुत सारा फोर्स लगेगा, और जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा हो, जो पार्टिकल सर्कल में जा रहा है उस सर्कल का सेंटर, तो उसको हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स बोलेंगे, और जो बाहर की तरफ लग रहा है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे। और इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो फ्यूगल लिखा हुआ है ना, तो फ्यूगल से याद रखना फार, सेंटर से फार की तरफ लगे तो वो हो गया सेंट्रीफ्यूगल, और यहाँ पिटल से याद रखना पास, तो पास लगे, सेंटर के पास लगे, तब उसको हम लोग बोल देंगे सेंट्रीपेटल, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन है वो हम लोग डिराइव करते हैं कि सेंट्रीफ्यूटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल का वैल्यू कितना होगा, वो लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ सेंट्रीफ्यूटल लिखते हैं, फॉर अ पार्टिकल moving in circular motion, its acceleration is given by AC is equal to V square by R। ये जो फॉर्मूला है
इसका डेरिवेशन भी होता है, लेकिन अभी हम लोग अज्यूम कर ले रहे हैं कि ये इतना एक्सेलरेशन होता है। कोई भी पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा a=v²/r। और ये सेंटर की तरफ लिख रहे हैं कि सेंटर की तरफ कितना एक्सेलरेशन है, इसलिए यहाँ पे c लगा दिए हैं। c सिंबल सेंटर को डिनोट करता है। तो इतना जब ये हम लोग लिख दिए हैं तो इसके बाद क्या करते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अप्लाइंग न्यूटन सेकंड लॉ of motion, we can write force is equal to mass into acceleration। अब यहाँ पे ले देते हैं ऐसे, और यहाँ पे जो हम लोग लिखे हैं यहाँ पे सेंटर की बात हो रही है, इसलिए पे यहाँ पे भी हम लोग सी लगा देते हैं। फोर्स अलोंग द सेंटर इज इक्वल टू मास अलोंग द सेंटर। तो अब हम लोग इसका वैल्यू लिखते हैं। ये तो मास ही रह जाएगा, और AC का वैल्यू ऊपर से लिख दोगे तो ये हो जाएगा v²/r, और ये हो गया FC। तो यही आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, F इज इक्वल टू mv²/r। इस फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल देते हैं। और इसके बाद देखिए ये एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब इसी फॉर्मूला को ओमेगा के टर्म में भी लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू ओमेगा r था हमारा, ओमेगा टाइम्स r। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं m v इंटू वी डिवाइडेड बाई r, और v बाई आर है ओमेगा। यहाँ पे ऐसे कर दो, देखो v बाई आर ओमेगा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m ओमेगा इंटू वी इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा इंटू वी लिख दिए। और या फिर इसको अगर ओमेगा स्क्वायर कर दें, इसका अगर स्क्वायर ले लें तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद फाइनली हम लिख लेते हैं m ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे r। देखिए ये भले ना समझ में आया हो, ये वाला लाइन समझ में आया। हाँ सब इसको हम क्या है v बाई आर को हम लोग ओमेगा लिख दिए हैं, और उस पर एक v बच गया है। उसके बाद ओमेगा को स्क्वायर कर देंगे अगर, तो यहाँ पे r आ जाएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाता है यही वाला। तो यहाँ पे ये भी एक फॉर्मूला हो जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। इसको इक्वेशन 2 मान लो। यहाँ लिख देते हैं सिंस सर वो वाला v फॉर्मूला इज तो इक्वल सर टू, में आ गया, लेकिन लेकिन बोलो सर लेकिन ये नीचे वाला ब्लैक से जो लिखे है वो नहीं समझ में आया। एफ इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर बाय r। ये वाला जो है ना, ये फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर चुके हैं, तो बस उसी को हम लोग पुट किए हैं, मास इनटू वी स्क्वायर बाई आर लिख दिए हैं ऊपर से। ठीक है, सर वो आ गया नीचे वाला, इक्वेशन 2 नहीं समझ में आया। सर यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर कैसे किए, ये नीचे वाला। देखो इसको लिखते हैं तो यहाँ पे वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना, इसी क्वांटिटी को नीचे लिखे हैं, ये हो गया। अब यहाँ पे जब कैंसिल कराओगे तो m वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, ये आ गया ना। तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो यही वाला है। अब समझ में आया। वो बस मैथमेटिक्स है, वो याद रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि बस ये दोनों आपका इक्वेशन याद रखना है, ये वाला और ये वाला, ये दोनों याद रखना। इक्वेट करोगे, ऊपर नीचे करोगे तो वो सब कुछ कुछ आते रहेगा। m ओमेगा वी आ जाएगा, या फिर m ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, कुछ और भी आ सकता है जैसे जैसे आप पुट करोगे, लेकिन ज़्यादा यूजफुल ये वाला और ये वाला होता है, इसलिए हम लोग उसी दोनों को याद रखते हैं। बाकी इक्वेशन भी सही है। तो ये हो गया सेंट्रीपेटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल, इसको सेंट्रीफ्यूगल का नाम देते हैं। दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
अब ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसी फोर्स को हम लोग स्यूडो फोर्स भी बोलते हैं। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स इसलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन में करता है तब ये फोर्स लगने लगता है उस पे। ये जो पार्टिकल है, ये मान लो आप ये कर रहे हैं, एक पत्थर में आप धागा बांध लो और उसको ऐसे ऐसे रोटेट करा रहे हैं मान लो सर्कुलर मोशन में, और यहाँ आप खड़े हैं। तो इसको जब आप रोटेट कराते हो तो ये क्या होता है कि इस पे अगर छोड़ दिए इसको तो ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, या फिर जहां भी वेलोसिटी होगा उस तरफ भाग जाएगा। तो इस पे उस तरफ का कोई फोर्स लग रहा होगा तभी ये भागता है। ये बाहर की तरफ एक्चुअली भागता है। ये अगर पार्टिकल यहाँ पे छोड़ोगे तो ये यहाँ से बाहर की तरफ भागेगा और ये यहाँ से बाहर की तरफ भागेगा। तो कोई भी सर्कुलर मोशन जो हो रहा है उसके बाहर ये भागता है। तो बाहर इसलिए भागता है क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स तो बाहर लगाने वाला कोई है भी नहीं, ये पार्टिकल है। इस पे आप रस्सी ऐसे खींचे हुए हो तो ये रस्सी तो आपका ये है, अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बाहर की तरफ कोई फोर्स लगाने वाला है नहीं। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। ये स्यूडो फोर्स जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी फ्रेम में हो और बैठे हुए हो और इसको रोटेट होते हुए देख रहे हो तब इस पे एक लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे कि कोई साइकिल है आपका और ये सर्कुलर पाथ है, मान लो टर्निंग है यहाँ से, और यहाँ से आप साइकिल लेके जा रहे हो अपना। तो अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तब क्या होगा कि यहाँ से जब घूमोगे और बहुत ही ज़्यादा स्पीड हो तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगा। स्पीड कुछ भी हो, बाहर की तरफ एक फोर्स हम दिखा देते हैं, बस बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और उसका एफ सेंट्रीफ्यूगल लिख दिए और उसका वैल्यू दे दिए mv²/r। अब जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा उतना ज़्यादा ये फोर्स बढ़ेगा क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंड है। तो अगर आप ज़्यादा स्पीड से जाओगे, यहाँ से अगर टर्न लेते हो और यहाँ से कुछ रेडियस मान लेते हैं, इस रोड का रेडियस होगा r, तो अगर स्पीड ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा होगा, ग्रेटर इफ v इज ग्रेटर। तो अगर ज़्यादा स्पीड से आप लोग यहाँ पे टर्न लोगे तो फिर आप चले जाओगे रोड के बाहर, फिर अगले दिन आपका न्यूज़ में आ जाएगा नाम। तो उसलिए ज़्यादा स्पीड ना करके हम लोग स्पीड स्लो कर देते हैं टर्निंग पे जहाँ पे भी हो। तो इस टर्निंग से पहले आप देखते होंगे कि स्पीड ब्रेकर लगा दिया जाता है कि यहाँ पे गाड़ी आप खुद पहले ही स्लो कर लो और धीरे धीरे जाओ। अगर ज़्यादा स्पीड से चले गए तो ये गाड़ी आपका पलट के बाहर की तरफ चला जाएगा। तो पलटता क्यों है? बाहर की तरफ तो कोई धक्का देने वाला है नहीं, तो वो इसलिए लगता है कि क्योंकि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है। तो सर्कुलर मोशन में जैसे ही लगता है फोर्स, जैसे ही पार्टिकल जाता है तो एक फोर्स लगने लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। और ये स्यूडो फोर्स है, मतलब कि इसका कोई ओरिजिन नहीं है, ओरिजिनेट होता है ये ड्यू टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सर्कुलर मोशन हो गया रेफरेंस तो उसमें फोर्स वो लगने लगेगा। अब देखो इसका एग्जांपल हम लोग इसमें भी देते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तो मान लो कोई ये ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट, और इसमें इलेक्ट्रॉन चल रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्चुअली सर्कल में तो मूव करता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि ये सर्कल में मूव कर रहा है। और सेंटर पे है इसके प्रोटॉन, यहाँ प्लस चार्ज दे देते हैं। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन हो रहा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, फिर भी ये इसमें कोलाइड नहीं करता है, कोलैप्स नहीं करता है, और ये बाहर की तरफ ऐसे ऐसे मूव होता ही रहता है हमेशा। तो इसमें कोई ना कोई बाहर की तरफ फोर्स भी लग रहा होगा, इसलिए तो ये नहीं जा रहा है ना अंदर। तो ये लगता है बाहर की तरफ फोर्स mv²/r, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में जा रहा है। अगर ये सर्कल में ना जाके स्ट्रेटली जाता तो इस पे वो फोर्स नहीं लगता और ये कोलाइड कर जाता। तो ये हो गया mv²/r। अब यहाँ पे जो mv²/r है वो इक्वल हो जाएगा अंदर वाले फोर्स के इक्वल। इसको मान लो F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिख दें तो यही फोर्स इक्वल हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक के। ठीक है, तो अब ये पूछा जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में तो वहां पूछा भी जाता है कि जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर ऑर्बिट में चल रहा है वो कोलाइड क्यों नहीं कर जाता है सेंटर में। तो वहां पे आप ये एग्जांपल दे सकते हो, एग्जांपल नहीं एक्सप्लेनेशन, कि जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, इसलिए वहां पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करता है। तो आज इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद तो कुछ है नहीं। बैंकिंग ऑफ रोड है आपके चैप्टर में और बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है।
बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। तो ये दोनों जब हम लोग पढ़ते हैं तब फ्रिक्शन का जरूरत पड़ता है। जब फ्रिक्शन हम लोग पढ़ लेंगे थर्ड चैप्टर में वर्क पावर एनर्जी, उसी समय बैंकिंग ऑफ रोड एंड बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट करेंगे। ठीक है, यस सर। समझ में आया आज का क्लास? यस सर। यस सर।